के अंदर जो कश्मीर स्ट्रगल चल रही है उसे लिंक करके शायद हम दुनिया को बता सकेंगे कि हम भी वैसे ही मुतासर हो रहे हैं, इंडिया भी वैसे ही मुतासर हो रहा है जिस तरह यूरोप और अमेरिका मुतासर हो रहा है। जिस तरह के मिसाल के तौर पे उन्होंने 26/11 और इस तरह की जो इख्तला डेवलप करने की कोशिश की। ये एक एनवायरनमेंट और एक कल्चर बन रहा है, और पहली दफा हो रहा है कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के जरिए एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड्स जो हैं वो उभारे जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये आप देख लें कि 2014 से जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में गवर्नमेंट आई है, आप देख लें कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड्स हैं वो बढ़ रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए। और आप देखें कि जिसको हम बोलते हैं एथनो रिलीजियस जो एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड्स हैं, जिसमें एथनिक जो एलिमेंट भी है और रिलीजियस एलिमेंट भी है, और इस्लामोफोबिया भी जारी बात है इसमें आ जाता है। तो एक वक्त था कि हम समझते थे शायद इस्लामिक स्टेट या अलकायदा या टीटीपी यही दहशतगर्द जमाते हैं। हालांकि ठीक है, जो अफगानिस्तान में हुआ, इंडिया में हो रहा है, श्रीलंका में इस्लामिक स्टेट जो है वो दहशतगर्दी करे, लेकिन प्राइमरीली आप देखें ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके के जरिए से एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड्स को उभारने की कोशिश की जा रही है। और अभी हाल ही में अगर आपने जो प्राइम मिनिस्टर, वैसे आपने देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूएन में स्पीच की थी, उसका ये फायदा ये हुआ है कि जो बड़े लेवल पे ग्लोबली जो है वो इंस्टीट्यूशंस ने रिपोर्ट्स बनानी शुरू कर दी और उन्होंने वाकई देखना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया को हमेशा एक सेकुलर, लिबरल, बड़ा प्रोग्रेसिव, शाइनिंग इंडिया के तौर पे देखा गया है। तो उनको ये नहीं पता कि इंडिया के अंदर जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था, वो एनवायरनमेंट जो कि दाएं बाजू की इंतहापसंद मजहबी जमातें क्रिएट कर रही हैं। हम ये तो सुनते रहे हैं कि जी वो देखें पाकिस्तान है और पाकिस्तान में मजहबी हैं, मजहबी जमातें आ जाएंगी और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, और ये ना हो कि न्यूक्लियर वेपन मजहबी जमातों के हाथ में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन इस वक्त इंडिया के अंदर भी एक दाएं बाजू की मजहबी जमात जो है वो रूल कर रही है और उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन ये नैरेटिव कैसे बनेगा? जारी बात है इसको स्टेट क्रिएट करेगी, हम क्रिएट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बेसिकली एक होता है लिबरल गवर्नमेंट या लिबरल डेमोक्रेसी, एक वर्ड होता है इलिबरल गवर्नमेंट एंड इलिबरल डेमोक्रेसी। मींस कि ऐसी गवर्नमेंट्स या ऐसी जमहूरियतें जो गैर रवायती या गैर जमहूरी रवैये इख्तियार करते हैं। देखिए, जमहूरियत होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जमहूरी कल्चर होना इंपॉर्टेंट है, जिसे हम डेमोक्रेटिक कल्चर कहते हैं। अगर इंडिया के अंदर एक जमहूरियत है और एक अनडेमोक्रेटिक कल्चर है और एक इलिबरल गवर्नमेंट है, तो डेफिनेटली वो पर्पस सर्व नहीं होगा जो पर्पस सर्व होना चाहिए। अगर उसी गवर्नमेंट के साए के नीचे हम इस्लामोफोबिया देख रहे हैं, उसी गवर्नमेंट के साए के नीचे हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आते हुए देखा है, उसी गवर्नमेंट के साए के नीचे हमने देखा है कि किस तरह लेजिस्लेशन हो रही है और मुसलमानों को टर्माइट्स कहा जाता है। जो इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह वो कैसे हैं, ये मुसलमान तो टर्माइट है और इनको तो जो है वो खत्म कर देना चाहिए। और ये जो वायलेंस है, ये आप समझ लें कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, जिसमें जो बल्कि मैं देख रहा था कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इंडिया का, उसको ये कहा गया कि जो 2019 का जो डाटा है लिंचिंग का, वो डाटा को रिमूव कर दिया जाए। आप इमेजिन करें कि बीजेपी की गवर्नमेंट किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही है एक इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप को। आपने रिसेंटली देखा, ये थोड़े दिन इसी हफ्ते की बात है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई थी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर 4G जो है इंटरनेट कम्युनिकेशन बहाल की जाए, क्योंकि इस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर 2G सर्विसेज चल रही हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो 4G तो नहीं चलाई, उन्होंने कहा जी कि हम ये एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी फैसला करेगी। आप इमेजिन करें कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो उससे पहले बाबरी मस्जिद के ऊपर जो एक फैसला कर चुकी है, कॉस्ट लॉटरिंग के ऊपर कर चुकी है, फैसला कर चुकी है, या जो फैसले जो लॉस बन चुके हैं, इसी तरह इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 4G लाइसेंस को बहाल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स है इंडिया के अंदर वो दे आर नॉट एट प्लेस। अगर आपका जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उस सेपरेशन ऑफ पावर को ही आप देखें कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में देखें, एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी उनके कंट्रोल में है और लेजिस्लेचर में उनकी इस वक्त मेजॉरिटी है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो जुडिशरी है वो दैट इज साइलेंट एंड दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन फॉर इंडिया और इंडियन सोसाइटी के लिए। इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझ आती है वो ये है कि जो लेजिस्लेशंस हो रही हैं और जो
जिस तरह रिलीजियस फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है, और आपको पता है कि जो रिलीजियस फ्रीडम को कर्टेल है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिखों के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान ने करतारपुर साहब कॉरिडोर खोला, और जिसका मकसद ये था कि हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट जनरेट करें। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को लिंक कर दिया कि जी ये तो खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान ने बेसिकली जो सारी दुनिया से सिख आ रहे थे उनको एक पैगाम दिया कि हम वो नहीं चाहते जो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, हम तो चाहते हैं कि बहुत जंगें हो गई, बहुत लड़ लिया, अब थोड़ा इकोनॉमी डेवलपमेंट बिजनेस ग्रोथ की तरफ आए। और आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी साहब ने गवर्नमेंट संभाली तो वो तो कहते थे कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, हम तो आए पाकिस्तान पॉवर्टी खत्म करें, आए गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ें। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही जंग लड़ना शुरू कर दी। देखिए, नरेंद्र मोदी आए तो इकोनॉमी का नारा लगा के थे, लेकिन 2019 का नारा उन्होंने इकोनॉमी पे तो नहीं जीता, वो तो उन्होंने सिक्योरिटी पे और सर्जिकल स्ट्राइक पे और इस पे जीता। सो इंडिया के अंदर एक जो फजा कायम हो रही है जिसमें मीडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो बेसिकली दो तरह के तबके मीडिया के साथ भी खेल रहे हैं, एक उनके जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं और दूसरा जो एथनो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं। ये एथनो रिलीजियस फैनेटिक्स दे आर वर्किंग विद द मीडिया, और साथ उनमें जो उनकी दाएं बाजू की सारी बात है बीजेपी और आरएसएस एज अ पार्टी में बात कर रहा हूँ। ये बीजेपी, आरएसएस, इंडियन मीडिया, एथनो रिलीजियस फैनेटिक्स और रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर जो हैं, दे आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट व्हिच इज लीडिंग टुवर्ड्स जिंगोइज्म। वो जिंगोइज्म की तरफ लेके जा रहा है, ना कि वो किसी अमन की तरफ लेके जा रहा है। और मजे की बात है कि जो गवर्नमेंट का ओवरसाइट होता है वो भी नहीं है। और इंडिया के अंदर जो बहुत बड़ी वॉइसेस हैं, बॉलीवुड, कांग्रेस, ये सारी की सारी जो है ये खामोश हैं। और इंडिया बीजेपी ने जो एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन डेवलप की है, उसमें उन्होंने जैसे अस वर्सेस देम होता है कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तकसीम नहीं की, उन्होंने हिंदुओं और हिंदुओं के दरमियान भी तकसीम कर दी है। सो ये एक इस तरफ हमें लेके जा रहे हैं, इस खित्ते को लेके जा रहे हैं। और मजे की बात है कि सारी दुनिया इंडिया को समझती है कि जी वो तो एक फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, वहां पे तो बड़े बिजनेस हो रहे हैं, वहां पे तो इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। आज ही आप देख रहे हैं, कल नरेंद्र मोदी साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने डोनेशंस भेजी है, तो इंडियंस समझते हैं कि हमें क्यों डोनेशन, हम तो डोनेशन नहीं लेते। हालांकि उनको नहीं पता कि मतलब आपकी इकोनॉमी इस इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में सबको सबकी जरूरत है, कोई भी ये मुल्क इस तरह की आफात से अकेले डील नहीं कर सकता। तो क्या हो गया भले अगर हमें किसी ने कर दी और आपके वजीर आजम ने ले भी ली, और सिर्फ अमेरिका से नहीं और भी लोगों से। मेरा ख्याल है इंडिया ने अपने आप का जो स्टेटस है वो एक डेलिबरेटली उन्होंने अपने आप को एक, मैं उसको किस सेंस में कह सकता हूँ कि एक शैलो अपनी पोजीशन क्रिएट की हुई है, एक आर्टिफिशियल पोजीशन क्रिएट की हुई है अपनी आवाम को बताने के लिए कि हम बहुत बड़े हैं, हम तो बड़ा राइजिंग इंडिया है। लेकिन किसी भी स्टेट को देखना हो कि वो किस तरह जो है वो उसका फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर देखा जाए तो इंडिया इज इमर्जिंग एज ए शार्प पावर। शार्प पावर मींस कि ऐसी स्टेट्स होती हैं जो बेसिकली लेजिस्लेशंस इस तरह करती हैं, जो अपनी आवाम के सामने इस तरह के नैरेटिव लेके आती हैं जिसमें वो एक लिबरल, डेमोक्रेटिक और एक सीक्रेट एनवायरनमेंट जनरेट करती हैं। सो जो इस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रहा है, दैट इज नॉट आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री कर रहा है, ये एक या एक लिबरल कंट्री कर सकता है। सो इंडिया का जो बाहर चेहरा जाना जाता था वो लिबरल था। मुझे हाल ही में बाहर कहीं जाने का मौका मिला, तो वहां पे कई मुलाकातें हुई, तो वहां पे वो जो लोग थे यूरोप में वो कह रहे थे कि हमें अंदाजा ही नहीं था कि इंडिया अंदर से इस तरह का है। सो इट मीन्स कि इंडिया ने अपने आप को जो एक वो अपने आप जो इमेज पेश किया हुआ था वो इमेज और है और अंदर से इंडिया और है, क्योंकि हम इंडिया के साथ रहते रहे हैं तो हमें इस तरह बहुत सारी चीजों का अंदाजा है। लेकिन एक चीज का बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फायदा हो रहा है और इंडिया के अंदर पिसे हुए लोगों को फायदा हो रहा है, वो ये है कि अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया है इंडिया के ऊपर, और वो क्वेश्चन मार्क उनकी बढ़ती हुई एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड्स की वजह से है, वो क्वेश्चन मार्क उनकी बढ़ती हुई वो जो अनपॉपुलर मूव्स की वजह से है, और जिसमें वो सबको कह रहे हैं कि जी सबको ही जो है वो अपनी आइडेंटिटीज को रीन्यू करना पड़ेगा, सबको ही अपनी आइडेंटिटीज को
जो है वो बताना पड़ेगा कि जी हम आप मुसलमान थे, आप हिंदू हैं। जैसे उन्होंने नया लेजिस्लेशन की कि जी जो माइनॉरिटीज हैं बाकी तमाम इलाके के मुल्कों से आ सकते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं आ सकते यहाँ से, पाकिस्तान से। सो मेरा ख्याल है कि ये जो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड्स हैं, इनको पहले हम नॉन स्टेट एक्टर में देखते थे, अब वो हम स्टेट एक्टर में देख रहे हैं। और इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया बजाय इसके कि अपना वो जो एक इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस करते, इंडिया वो जो प्रैक्टिसेस वेस्ट में जनरलाइज्ड मुसलमानों के बारे में होती थी, उनको इंडियन फ्रेमवर्क और इंडियन एंगल से लेके पेश करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अब बता सके कि जो मगरब को मसले हैं वही इंडिया को मसले हैं, और अपना जो प्रॉब्लम है वो मगरब के साथ लिंक कर रहा है। और इंडियन मीडिया भी इसको जो है वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। इंडियन मीडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि मेजॉरिटी जो इंडियन मीडिया है वो दाएं बाजू का मीडिया है, जो बेशक इंग्लिश में हो, जो हिंदी में हो। और नॉर्मली गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज एस्टैब्लिश करनी होती हैं वो मीडिया से लीड लेते हैं, और मीडिया बताता है कि आपने पाकिस्तान से बात करनी है कि नहीं करनी। अगर आपने बात करनी है तो इसका मतलब है कि आप उन भारतीय जवानों के खून के ऊपर से खेलेंगे। तो ये जो इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं, ये को डेफिनेटली अमन के लिए अच्छे नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो इलेक्शन होगा इंडिया के अंदर, जिसको भी 4 साल हैं, शायद हालात ठीक हों, और इंडिया इंटरनेशनल प्रेशर आने की वजह से भी शायद कोई हालात ठीक होंगे। मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा। जी सर, एक दो सवालात हैं जो अभी हमने यहाँ से लिए हैं, फेसबुक से और हमारे दूसरे चैनल से। सर, सवालात इस तरह के हैं कि आप जो इंडियंस की इंटरफेरेंस है अफगानिस्तान के अंदर, और उसको किस तरह से देखते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर जो इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट है उसका क्या पर्सपेक्टिव होगा। और स्पेसिफिकली जो सवाल है वो ये है कि अफगानिस्तान से अमेरिकन का विड्रॉल है, उसके बाद इस खित्ते का फ्यूचर को आप किस तरह से देख रहे होंगे। देखिए, 2-3 चीजें। अभी रिसेंटली हाल ही में ज़ल्मे खलीलजाद ने सुहासिनी हैदर को एक इंटरव्यू दी है द हिंदू में, और उन्होंने उसमें कहा है कि हम जो हैं वो समझते हैं कि इंडिया को तालिबान के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात करने चाहिए। तो ये आप समझें कि इंडिया, अमेरिकन चाहते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर इंटर अफगान डायलॉग हो, एक वो डायलॉग हो जिसे वो समझते हैं कि अशरफ गनी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला और वो जो अफगान डील हुई है, जो मुआहदा हुआ है दोहा में, उसके बाद शायद जो मुश्किलात पेश आ रही हैं तो वो इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो लिहाजा इंडिया तालिबान के साथ डायरेक्ट टॉक करे, और ताकि वो बेसिकली ये समझते हैं कि इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी डेवलप होंगे तालिबान के दरमियान और इंडिया के दरमियान, क्योंकि इंडियंस को इस चीज का अंदाजा है कि अगले जो भी पॉलिटिकल अपरेटस डेवलप होगा उसमें तालिबान साथ होंगे। सो इसलिए तालिबान के साथ इंडिया का जो एक रिलेशनशिप है उसको डेवलप होना चाहिए, ताकि एक नए गवर्नमेंटल अपरेटस में जो जिसमें तालिबान जारी बात है पावर शेयर करेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा, इंडिया, आपने विड्रॉल की बात की, तो मैं समझता हूं कि बेशक अमेरिकन यहाँ से विड्रॉ कर भी जाएं, जारी बात है उनके कुछ ना कुछ इससे भी कम मिनिमम प्रेजेंस तो रहनी है, क्योंकि अभी भी इंडिया, अफगानिस्तान जो है वो खुद तो सरवाइव नहीं कर पा रहा, उसके पास ना रिसोर्सेज हैं। उनके तो बजट का एक बड़ी अमाउंट 60-70% जो है अभी भी डोनेशन से और बाकी मुल्कों से आता है। सो हमेशा के लिए वो एक इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के ऊपर रहेगा। लेकिन जो एक स्टबन एटीट्यूड नजर आ रहा है जो अफगान पॉलिटिकल एलीट के अंदर, वो एक बड़ा गैर रवायती है, और उनको शायद नजर नहीं आ रहा कि यूरोपियंस तो पहले ही उन्हें छोड़ चुके थे और कोई मुल्क वहां इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपके डेली एक्सपेंडिचर बाहर से आते हैं, तो अभी भी अगर आप बाहर को इस तरह का पर्सपेक्टिव देंगे कि हम जो है ना डायलॉग नहीं करना चाहते, हम इंटरनल पॉलिटिकल कोहेरेंस डेवलप नहीं करना चाहते, तो शायद एक अच्छा पैगाम नहीं होगा। बल्कि अमेरिकियों ने $1 अरब जो है वो कम कर दिया अपनी अमदाद में अफगानिस्तान के लिए। मैंने कवर कर लिया आपके क्वेश्चन का आंसर या कोई रह गया? सर, इसमें एक और है क्वेश्चन कि आने वाले दिनों के अंदर साउथ एशियन कंट्रीज के जो एक्सपेंडिचर्स हैं डिफेंस के ऊपर, वो आप किस तरफ देखे, उसमें कितना आप राइज देख रहे हैं उसके अंदर, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर साउथ एशियन कंट्रीज की? देखें, इसमें अगर आप सिपरी की रिपोर्ट देखें, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च की जो रिपोर्ट देखें, आपको पता चलेगा कि इंडिया ने बहुत ज्यादा
इन्वेस्टमेंट की है और अपना बजट बढ़ा दिया है डिफेंस का। जाहिर बात है पाकिस्तान तो उसको कम्पीट नहीं कर सकता। सो मेरा ख्याल है कि, और हमारे हालात भी इस तरह नहीं है, बल्कि पाकिस्तान आर्मी ने तो पिछले साल अपना बजट भी नहीं बढ़ाया था। तो मेरा ख्याल है कि जो आइंदा आने वाले दिनों में जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उस पे तो शायद इन्वेस्टमेंट्स इतनी नहीं होंगी, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट्स होंगी। वो उसमें ये है कि आप जैसे देख लें कि अभी कोविड-19 है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में पहली दफा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसने हेल्थ को एज ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एज ए सब्जेक्ट डिस्कस किया। और वरना कभी भी हमने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को डिस्कस नहीं किया। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि वैसे भी अगर स्टेट्स जो हैं, नॉर्मली आपको पता है डिसीजन मेकिंग अपरेटस में जो दाएं बाजू के स्टेटस को फोर्सेस होती हैं, उनका बड़ा रोल होता है किसी मुल्क के अंदर। तो वो चाहेंगे कि सही मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स में इजाफा हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा इजाफा होगा, लेकिन वो जो इजाफा होगा वो शायद उसमें यह है कि शायद जो आर्म फोर्सेस हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को भी अपने फ्रेमवर्क में लेने की कोशिश करेंगी, ताकि मजीद जो है वो एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर सके, जिससे मेरा ख्याल है बजट बढ़ सकता है इससे। लेकिन वो जो ट्रेडिशनल पैरामीटर्स थे उनमें शायद ना एक्सपेंडिचर्स हो। दो क्वेश्चन हैं सर यहाँ पे। एक तो नेपाल के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है पिछले दिनों, और फर्स्ट टाइम जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसका कुछ जो है वो आर्गुमेंट का एक्सचेंज हुआ है इंडियन एग्रेसिव किस्म का इंडियन गवर्नमेंट के साथ। और दूसरा ये है कि एक और इसके साथ ही मैं क्वेश्चन ऐड अप कर देता हूँ, राफेल की प्रोक्योरमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक ग्रुप्स इज आल्सो होल्ड ड्यू टू कोविड-19। तो इनकी डिप्लॉयमेंट को सर आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या इंडियंस जो हैं इसके साथ सर खित्ते का जो डिफेंस है स्पेसिफिकली उसके ऊपर क्या असरात पड़ने के आपको जो है वो चांसेस नजर आते हैं? देखिए, पहली बात है जो नेपाल के हवाले से भी कल ही जनरल मनोज जो है इंडियन आर्मी चीफ, उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि देखें ये जो नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये चाइनीज करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं कल कह रहा था कि अगर अगर इंडियन ऑक्युपाइड में कुछ हो तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान करवाता है, अगर नेपाल में हो तो चाइना करवाता है। तो मतलब इट मींस कि आपकी अपनी कोई इंटरफेरेंसेस नहीं है रीजनल स्टेट्स में। सो इंडिया के अंदर ये इंप्रेशन तो है कि हमने भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, इनके ऊपर एक चेक रखना है और कंट्रोल रखना है। सो वो देखें ना आप, जो दो किस्म की पॉलिसीज आई हैं। नरेंद्र मोदी ने इस दफा जब 2014 में हल्फ उठाया तो साउथ एशियन स्टेट्स के लोगों को बुलाया, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स को बुलाया। जब 2019 में हल्फ उठाया तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इनकी कि एशिया पैसिफिक की तरफ देखने की कोशिश की। सो वो डेफिनेटली बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और असर्टिव भी होना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि सारी बात है इनको अमेरिकन शीर्वाद भी हासिल है, तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के लिए के जरिए से ये खित्ते में अपना इन्फ्लुएंस भी स्टैब्लिश करेंगे और हर जगह चाइना को एज ए इरिटेंट डिक्लेयर करके और खुद लेकिन अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सारी बात है छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इनके अपने स्टेक्स भी हैं, ये चाहते भी हैं कि इंडिया के साथ हमारी ताल्लुकात रहे। दूसरा इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी इस तरह नहीं है कि वो बाहर से इनकी मदद कर सके, लिहाजा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जस्ट टू गेट इन टच विद इंडिया। दूसरा ये जो आपने सवाल था राफेल का और जो मिलिट्री आर्म बिल्डअप का है, देखिए इसमें तकरीबन आपको पता है कि इंडिया पिछले 10 सालों में 100 अरब डॉलर से ज्यादा जो है ना आर्म्स बिल्डअप पे लगा चुका है। और ये बेसिकली प्रोसेस तो सारा शुरू हुआ था जब 2002 में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब हमने ये इंडियंस जो थे वो भी पाकिस्तान बॉर्डर पे आ गए, जब उनकी पार्लियामेंट पे बेसिकली हमला हुआ था। तो इंडियंस जो हैं वो उनकी जो ऑफेंस कोर्स हैं, वो ऑफेंसिव कोर्स जो हैं, वो तो उनको इट टुक देम 15 डेज टू रीच द पाकिस्तानी बॉर्डर। और फिर इंडिया ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन भी बना ली। तो अब वो उन्होंने सोचा कि हम थोड़े स्मार्ट वेपन्स वगैरह ले लें और थोड़ी जो अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करें। और दूसरा ये है कि अपना एक पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हम मिलिट्री बाइंग करें, ताकि जो बड़ी बड़ी जो इन्फ्लुएंशियल पार्ट्स हैं वो हमें थोड़ा सीरियस लें। इसीलिए राफेल भी ले रहे हैं, इसीलिए सुना है कि वो S-400 या इस तरह की मिसाइल डिफेंस शील्ड्स भी बाय करने की कोशिश कर रहे हैं।
और प्लान में अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिकन से भी असला लिया है थोड़ा सा सी कम्युनिकेशन के लिए, उन लेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी कोई फ्रिगेट्स लिए हैं। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया ओवरऑल अपना आर्म्स बिल्डअप कर रहा है, नॉट जस्ट फॉर चाइना, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, बट ऑल्सो फॉर दिस इंडो पैसिफिक ओशन, बिकॉज इंडो पैसिफिक आपको पता है कि पूरे में देयर इज समवेयर 60% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन लिव्स इन इंडो पैसिफिक। सो उसमें तकरीबन आपको पता है 30% जो ऑयल सी ट्रैफिक है इस खिते में से गुजरती है। सो इंडियंस आर नॉट जस्ट वर्किंग फॉर पाकिस्तान, बट taking the American shadow or taking the American leverage, they are building themselves as an power of Indian Ocean, just to make themselves or project themselves. So ये सारी की सारी जो मिलिट्री बाइंग है ये वो इसलिए कर रहे हैं, लेकिन सारी बात है जो इंडिया के अंदर गुर्बत है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसके बराबर नहीं है जो ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं मिलिट्री में। तो मेरा ख्याल है इट विल गो दिस वे, ऐसे ही चलेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। सर सवाल ये है, जैसे आपने भी अभी डिस्कस किया और डॉक्टर खुर्रम साहब ने भी इसके ऊपर बड़ी कम्प्रीहेंसिवली इसको कवर किया, और सर सवाल ये है कि आने वाले दिनों के अंदर जो मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियंस को बहुत ही हाई वेटेज देता रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ये जानते थे कि इंडिया जो कश्मीर के अंदर क्या कर रहा है, या इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स के साथ जो एक जो है चीज़ें जिस तरह का बिहेव किया जा रहा था, ये चीज़ें सारी ओपन हर जगह पे मौजूद थी। एक तारक फतेह के ट्वीट के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, इसको हम जिस तरह से भी डिस्कस कर लें, लेकिन एक अल्टीमेटली उन रिलेशंस के अंदर एक डेंट पड़ता तो नज़र आ रहा है कि जिस तरह से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलेशंस थे, लेकिन उनको अब उनके प्रिंसेस की सतह पर और जो प्रिंस हैं उन्होंने भी इसको ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर दिया इंडियंस के अंदर जो मुस्लिम के साथ जो सलूक किया जा रहा है। तो क्या सर आप समझते हैं कि ये फॉर द टाइम बीइंग हो रहा है, या कंटिन्यूसली आने वाले दिनों के अंदर भी जो अरब वर्ल्ड है वो इस चीज़ को लेके आगे चलेगा, और जिस तरह से ये एक्सपोज हुए हैं इंडियंस इस पिछले रिसेंट दिनों के अंदर, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा या हम इसको जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ इवेंट या एक्टिविटी कहेंगे? देखिए, इसमें जो मुझे लगता है वो ये है कि मैं नहीं समझता कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो अरब वर्ल्ड के साथ खराब होंगे। देखिए, इस वक्त तकरीबन जो है ना वो 60-65 अरब डॉलर एज ए फॉरेन रेमिटेंस आता है उनको वहां से, एक बात। और वो जो मैंने इस्लामोफोबिया की जो पहले बात की थी कि इंडियंस ने समझा कि हम इस्लामोफोबिया की बात करेंगे तो शायद मुस्लिम दुनिया उससे मुतासर वो बोलेगी नहीं, लेकिन उनको ये इस चीज का ये अंदाजा नहीं था कि जो इंडियंस डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट के ऊपर, वो किस हद तक डिपेंडेंट है। तो वो ये बात यूरोप और अमेरिका तो कर सकता है, लेकिन ये बात इंडिया नहीं कर सकता इस्लामोफोबिया की। और अगर करेगा एक बड़े पैमाने पे, और खासकर अगर इंडियंस मिडिल ईस्ट में करने की कोशिश करेंगे, तो वो सारी बातें डिपेंडेंस सिंड्रोम है, आप उसको मतलब आप कर नहीं पाएंगे। तो वो जो दुबई की प्रिंसेस है हिंदुल कासमी, जिन्होंने बेसिकली ट्वीट्स भी की और वो सारी बोली, तो उन्होंने कहा हम पनिश भी करेंगे, हम सजाएं भी देंगे। तो मेरा ख्याल है एक तो ये चीज है, दूसरा ये है कि तकरीबन इनकी जो इंडिया की और जो एक तो रेमिटेंस आती है, सो ये इंडियंस बड़े केयरफुल रहेंगे और स्मार्ट रहेंगे, जो कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। बल्कि आपको पता है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उन्होंने एक ट्वीट भी की थी और कहा था कि नहीं जी, कोविड-19 का किसी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इंडियन एम्बेसडर जो हैं उस ओमान के अंदर और कुवैत के अंदर और यूएई के अंदर, उन्होंने वहां पे प्रेस रिलीज भी जारी की। उन्होंने कहा नहीं, हम समझते हैं कि हम प्लूरलिज्म और जो है पॉजिटिविटी की बात करते हैं और इस तरह नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि एक इंडियन अवाम को इसका अंदाजा नहीं था। सो स्टेट्स के ताल्लुक तो ठीक रहेंगे डेफिनेटली, लेकिन जो हैरानगी की बात थी कि वो पहली दफा शायद इतना कंट्रोल्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में भी जो मिडिल ईस्ट के कुछ लोग हैं उन्होंने बात करने की कोशिश की और उन्होंने इसको ऑफेंसिव लिया है, जिसका नुकसान इंडिया को हो सकता है। और शायद वो नेक्स्ट टाइम इसको, बल्कि ये भी मूव चल रही थी कि कुछ इंडिया के दाएं बाजू के वो इंतहा पसंद चैनल जो कि कमेंट्री करते हैं एंटी मुस्लिम के ऊपर, उनको मिडिल ईस्ट में बैन कर दिया जाए। और इसमें दुबई में और उन जगहों में कुछ बात भी चली थी। सो मेरा ख्याल है कि इंडियंस थोड़ा ख्याल करेंगे, इस हवाले से बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। और दूसरा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, लेकिन जो
क्योंकि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो वैसे ही कश्मीर के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज्ड ऑलरेडी हैं। सो इन जनरल कोई ऐसा सच मुझे इशू नजर नहीं आता, लेकिन हैरानगी की बात थी कि सिविल सोसाइटी मिडिल ईस्ट से बोली है। सर वी आर ट्रूली ग्रेटफुल कि आज आपने जिस तरह बहुत सी चीज़ों को कवर किया, स्पेसिफिकली साउथ एशिया का पर्सपेक्टिव, और साउथ एशिया में भी आपका माशाल्लाह जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन इंडिया के हवाले से हम हमारे यंगस्टर जो हैं उसको सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर बेशतर शेयर भी करते रहते हैं, और आज लाइव भी आपसे सुना और आपके सवालात हमारे यंगस्टर्स ने आपसे डायरेक्टली भी किए, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे किस दिन दोबारा आप हमें ज्वाइन कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपके साथ हम एक और चीज़ का एहतमाम करेंगे। ग्रेटफुल सर, थैंक यू। ट्रूली ग्रेट। ये है कि हमारा अगला सेशन जो है, तमाम यंगस्टर्स को मैं बता दूं जो हमारे साथ अभी ऑनलाइन है, हमारा अगला सेशन कल होगा। कल हमें डॉक्टर सत्ती साहब ज्वाइन करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, और हम इंशाल्लाह अपना अगला सेशन जो है कल वो डिजिटल एजुकेशन के हवाले से करेंगे, और इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर हम दुनिया के अंदर जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।